Hello, everyone, and welcome to my channel Botany Breakdown. I am your educator Himanshi, और आज का हमारा टॉपिक होगा dormancy and germination. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है डोमेंसी एंड जर्मिनेशन। तो एक एक करके इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है डोमेंसी। व्हाट इज डोमेंसी? डोमेंसी एक ऐसी कंडीशन है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जब जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ साइकिल हॉल्ट हो जाती है। जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल है उसमें जो अलग अलग वेरियस पार्ट्स होते हैं जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सब टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि टेम्पररीली स्टॉप होती है। तो डोमेंसी इज अ फेज इन एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल वेयर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज टेम्पररीली स्टॉप्ड। टेम्पररीली सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। It eventually minimizes metabolic activity and therefore helps an organism to conserve its energy. जब एक सीड या फिर एक ऑर्गेनिज्म अपने डॉर्मेंट फेज में होता है तब उसकी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाएगी विच इवेंचुअली हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू कंजर्व इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी इस पॉइंट पे आके, डॉर्मेंसी के इस पॉइंट पे आके कंजर्व हो जाती है। डॉर्मेंसी टेंड्स टू बी क्लोजली एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो डॉर्मेंसी है वो देखा गया है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से क्लोजली रिलेटेड है। मतलब जिस तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी उस हिसाब से एक प्लांट या उस हिसाब से एक सीड जर्मिनेट या डॉर्मेंट रहेगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन डॉर्मेंसी दो तरीके की हो सकती है। एक होती है प्रिडिक्टिव डॉर्मेंसी, एक होती है कॉन्सिक्वेंशियल डॉर्मेंसी। प्रिडिक्टिव डॉर्मेंसी को अगर हम देखें तो प्रिडिक्टिव डॉर्मेंसी एक ऐसी टाइप ऑफ डॉर्मेंसी है जिसमें प्लांट को ऑलरेडी पता होता है कि अब एक ऐसी स्टेज आने वाली है या फिर एक ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन आने वाली है विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्लांट, विच इज नॉट फेवरेबल फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट उस एडवर्स वेदर कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन के आने से पहले ही डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। तो उस डॉर्मेंसी को हम बोलेंगे प्रिडिक्टिव डॉर्मेंसी, वेयर द प्लांट ऑलरेडी प्रिडिक्ट्स कि आगे आने वाला जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा एंड हेंस द सीड या फिर द ऑर्गेनिज्म एंटर्स अ डॉर्मेंट फेज। सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंशियल डॉर्मेंसी। कॉन्सिक्वेंशियल डॉर्मेंसी क्या होता है? ये एक बहुत सडन, ऑल ऑफ अ सडन कोई इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है या इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्लांट, और प्लांट बाद में एडवर्स कंडीशन आने के बाद इट एंटर्स अ डॉर्मेंट फेज। उस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंशियल। अगर हम प्रिडिक्टिव डॉर्मेंसी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि occurs when an organism enters dormant phase before the onset of adverse condition। एडवर्स कंडीशन या फिर जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसके आने से पहले ही द प्लांट एंटर्स डॉर्मेंट फेज। और अगर कॉन्सिक्वेंशियल डॉर्मेंसी की बात करें तो इसमें होगा occurs when an organism enters a dormant phase after the arrival of adverse condition। एडवर्स कंडीशन आने के बाद द प्लांट एंटर्स अ डॉर्मेंट फेज। Dormancy is a mechanism to prevent germination during unsuitable environmental condition when the probability of survival is low। इसका मतलब क्या है कि डॉर्मेंसी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जर्मिनेशन प्रिवेंट होता है। इस टाइम पे, डॉर्मेंसी वाले टाइम पे, सीड डज नॉट जर्मिनेट। और वाई डजंट इट जर्मिनेट? क्योंकि उसका अनसूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है वो उस सीड के लिए फेवरेबल नहीं है और उस टाइम पे उसकी सर्वाइवल इज वेरी लो।
अब लो सर्वाइवल में ऑब्वियस है कि प्लांट क्यों ग्रो होना चाहेगा। अगर लो सर्वाइवल में जहाँ पे उसकी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा लो है, जहाँ पे अनसूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उस टाइम पे कोई प्लांट ग्रो करना नहीं चाहेगा और उस टाइम पे सीड रिमेन्स इन डोर्मेंट स्टेज। अब डोमेंसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं कि प्लांट की अगर सीड है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो डोर्मेंट है, तो वो क्यों है, किस वजह से है। अलग अलग टाइप्स होते हैं डोमेंसी के। द फर्स्ट वन इज फिजिकल डोमेंसी, द सेकेंड वन इज मैकेनिकल, थर्ड इज केमिकल एंड द फोर्थ इज एंडोजीनस डोर्मेंसी। अब दोनों को एक एक करके देखें। तो फिजिकल डोर्मेंसी क्या होती है? फिजिकल डोर्मेंसी इज कॉज्ड बाय द इम्पर्मिएबल सीड कोट। जो सीड है, सपोज एक सीड है, सीड के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होगी। अब सीड कोट का परमिएबल होना जरूरी क्यों है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस। वाटर और गैसेस एक्सचेंज होंगी तभी एक प्लांट जर्मिनेट कर पाएगा। इम्बाइबिशन होता है। इम्बाइबिशन क्या होता है? जर्मिनेशन का सबसे एसेंशियल स्टेप क्या होता है? इम्बाइबिशन, जिसमें वाटर अपटेक होता है बाय ड्राई सीड्स। तो अब अगर वाटर अपटेक ही नहीं हो पाएगा तो प्लांट जर्मिनेट कैसे कर पाएगा? तो ये एक तरीके की फिजिकल डोर्मेंसी है जिसमें जो सीड कोट होता है इट बिकम्स इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू गैसेज एंड H2O का ट्रांसपोर्ट। द सेकेंड वन इज मैकेनिकल डोर्मेंसी। इस वाली डोर्मेंसी में क्या होता है कि द सीड कोट एंड अदर कवरिंग्स आर टू हार्ड। जो सीड कोट होगा सीड का, इट बिकम्स टू हार्ड एंड टू थिक। बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर जो एम्ब्रियो है वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। उसके पास इतनी स्पेस नहीं होगी कि वो एक्सपैंड कर जाए। ठीक है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो उसे एक्सपैंड नहीं करने दे रही। इट बिकम्स टू थिक, जिसकी वजह से द सीड रिमेन्स इन डोर्मेंट कंडीशन। थर्ड इज केमिकल डोमेंसी। केमिकल डोमेंसी क्या होता है? ये किसकी वजह से इंड्यूस होती है? पहली बात तो ग्रोथ रेगुलेटर्स की वजह से इंड्यूस होगी दैट आर प्रेजेंट इन द कवरिंग अराउंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के सराउंडिंग में जो कवरिंग्स होती है उसके अंदर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रोथ रेगुलेटर्स लीच आउट हो जाते हैं। व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग मतलब वहां से निकल जाते हैं। जो सीड कोट है, सीड कोट के अंदर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। लेकिन अब सीड डोर्मेंट कंडीशन में क्यों रहती है? क्योंकि जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो सीड कोट है, उसमें जो रेगुलेटर्स प्रेजेंट होने चाहिए थे वो लीच आउट हो जाते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं, वो वहाँ से लीच आउट हो जाएंगे। और किस वजह से लीचिंग हो रही है? कि बहुत ज़्यादा वॉशिंग हो गई है या हमने सीड को बहुत टाइम के लिए सोक कर दिया है, उस वजह से जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो लीच आउट हो जाते हैं। और जो जर्मिनेशन के लिए जो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं, वो इसके पास नहीं होते एंड हेंस द प्लांट और द सीड रिमेन्स इन डोर्मेंट कंडीशन। एंड द फोर्थ वन इज एंडोजीनस डोर्मेंसी। एंडोजीनस डोर्मेंसी क्या होती है? कॉज्ड बाय द कंडीशंस विद इन द एम्ब्रियो इटसेल्फ। एम्ब्रियो के अंदर भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं या एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से द सीड रिमेन्स इन डोर्मेंट कंडीशन। ठीक है, 4 तरीके की डोमेंसी है, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड एंडोजीनस। फिजिकल, व्हाई? बिकॉज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इट बिकम्स इम्पर्मिएबल। मैकेनिकल, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इट बिकम्स टू थिक एंड टू रिजिड, जिसकी वजह से द एम्ब्रियो इज नॉट एबल टू एक्सपैंड। केमिकल, केमिकल डोर्मेंसी किस वजह से होती है? कि जो आउटर मोस्ट लेयर में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं। फोर्थ वन इज एंडोजीनस। एंडोजीनस डोर्मेंसी किस वजह से होती है? कि एम्ब्रियो के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से द एम्ब्रियो इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। वो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि डोर्मेंसी किस वजह से हो रही है। अब डोर्मेंसी को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, डोर्मेंसी को ब्रेक किन सब्सटेंसेस से किया जा सकता है? 2 तरीके के सब्सटेंसेस होंगे जो डोर्मेंसी ब्रेक करने के काम आते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल कंपाउंड्स और एक होते हैं नेचुरल कंपाउंड्स। ठीक है, आर्टिफिशियल कंपाउंड्स में एक कंपाउंड होता है केमिकल कंपाउंड्स। कुछ हम केमिकल्स देते हैं उन सीड को जिसकी वजह से उनकी डोर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। तो वो कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड।
इन सब्सटेंसेस से भी हम एक सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं और हम उसको जर्मिनेट करा सकते हैं। कुछ नेचुरली भी हम सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो नेचुरली अकरिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं? डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट नेचुरली ये सारी चीज़ें करेगा अपने आप। जब एक एम्ब्रियो एक अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है तब उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो अपनी एक मैच्योर लेवल पे पहुंच जाएगा, एक मैच्योरिटी पे पहुंचेगा, उसके बाद ही उसके अंदर जर्मिनेशन होती है। थर्ड वन इज लीचिंग ऑफ जर्मिनेटिंग इनिबिटर्स। कुछ जर्मिनेटिंग इनिबिटर्स जो प्रेजेंट होते हैं सीड कोट में या सीड में, वो लीच आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली जर्मिनेशन हो जाता है प्लांट में। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होती है? जहाँ पे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, विच इवेंचुअली कंजर्व्स इट्स एनर्जी। इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी रिलेटेड, एनवायरमेंटल कंडीशन से क्लोजली एसोसिएटेड होती है डॉर्मेंसी। इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से दो तरीके से हो सकती है, प्रेडिक्टिव एंड कॉन्सिक्वेंशियल डॉर्मेंसी। बाकी डॉर्मेंसी के हमने 4 टाइप्स देखे। डॉर्मेंसी हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं हमने ये देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं जर्मिनेशन। अगर जर्मिनेशन की बात की जाए तो जर्मिनेशन का ऑपोजिट था डॉर्मेंसी। ठीक है, जर्मिनेशन एक ऐसा फेज है जब एम्ब्रियो इमर्ज हो रहा है और उसके अंदर रेडिकल एंड प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका ऑपोजिट था डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में क्या हो रहा था कि उसके अंदर जर्मिनेशन हो ही नहीं रहा था। उसमें जो एम्ब्रियो है वो अपने डॉर्मेंट स्टेज में होता है, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो टेम्परेरी सीज हो चुका है, वो प्लांट एक क्वेसेंट स्टेज में जा चुका है। तो जर्मिनेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डॉर्मेंसी। जैसे डॉर्मेंसी में ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सब स्टॉप हो गई थी, जो टेम्पररी स्टॉप हो गई थी, वो अब जर्मिनेशन में आके वापस रिज्यूम हो जाएंगी, वो सारी री इनिशिएट होना स्टार्ट होती है। तो जर्मिनेशन इज व्हाट? emergence of embryo and formation of radicle and plumule. What is radicle and what is plumule? Radicle is future root and plumule is future shoot. ठीक है, अब जर्मिनेशन है। जर्मिनेशन सपोज किसी सीड में हो रहा है, तो उस सीड में क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से जर्मिनेशन हो रहा है। जैसे जर्मिनेशन की 3 फेज होती हैं, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होंगी जर्मिनेशन की। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा होता है कि जो ड्राई सीड्स हैं, जो डोर्मेंट सीड्स थे, वो वाटर अपटेक करते हैं, वाटर अपटेक करेंगे वेरी रैपिडली, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। ठीक है, सेकेंड फेज होता है वाटर अपटेक डिक्लाइंस, और इसके अंदर अब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर री इनिशिएटेड। जो डॉर्मेंसी के टाइम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बिल्कुल स्टॉप हो गए थे, वो अब वापस जर्मिनेशन में आके री इनिशिएट हो चुके हैं। ठीक है, और इस टाइम पे आके वाटर अपटेक डिक्लाइन हो जाता है। जो थर्ड फेज होता है, थर्ड फेज में क्या होता है कि वाटर अपटेक रिज्यूम्स, वापस वाटर अपटेक रिज्यूम हो चुका है, और जो स्टोर्ड फूड रिजर्व्स थे वो वापस मोबिलाइज होने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टोर्ड फूड रिजर्व्स वापस मोबिलाइज होने लग गए हैं। अब सपोज एक एग्जांपल से समझें, तो हमारे पास ये है एक एम्ब्रियो। ठीक, एम्ब्रियो के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये डाइकॉट है तो इसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब इस एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। एम्ब्रियो ऐसे तो ग्रो करेगा नहीं, एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए, एम्ब्रियो को खाना चाहिए। तो वो खाना इसको कौन प्रोवाइड कराएगा? कॉटिलिडॉन्स प्रोवाइड कराएंगे इसको विद फूड। कॉटिलिडॉन्स के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? कॉटिलिडॉन्स के अंदर। ये क्या है? कॉटिलिडॉन। ये क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को जो एनर्जी चाहिए, जो फूड रिजर्व्स चाहिए, वो कौन इसको देगा? ये देगा कॉटिलिडॉन। तो कॉटिलिडॉन क्या करेगा? अभी जो कॉटिलिडॉन्स में जब जर्मिनेशन नहीं हो रहा होता, तो कॉटिलिडॉन्स के अंदर क्या होता है? ये जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिपॉजिटेड रहता है, या फिर बोल सकते हैं स्टार्च की फॉर्म में डिपॉजिटेड है। अब स्टार्च को तोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्च इज नॉट अ फॉर्म जिसमें प्लांट अब्जॉर्ब करता है फूड। ठीक है, स्टार्च इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर। ये हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस में
कि स्टार्च इज व्हाट, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर। जब शुगर को स्टोर होना होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब शुगर हमें यूज फॉर्म में चाहिए जहां पे वो अपटेक कर सके, तो स्टार्च का कन्वर्जन किस में होना जरूरी है, सुक्रोज में। सुक्रोज इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ शुगर। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ शुगर। तो अब इस स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है किसमें, सुक्रोज में। फिर सुक्रोज इज इवेंचुअली अपटेकन बाय एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो इस सुक्रोज के हेल्प से एटीपी बनाएगी और अपने ग्रोथ करेगी। ऊपर बनेगा प्लूम्यूल, नीचे बनेगा रेडिकल, ठीक है। अब ये जो पूरा स्टोर्ड फूड मटेरियल कैसे मोबिलाइज हुआ है, इसकी एक सिग्नलिंग है। चलिए उस सिग्नलिंग के बारे में देखते हैं। क्या होता है कि जब एम्ब्रियो जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा होता है, जैसे उसके अंदर इम्बाइबिशन हुआ है फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वापस रीइनिशिएट हो गई हैं, तो उस दौरान इसके अंदर गिब्रेलिक एसिड का सिंथेसाइज होता है। आप सबने गिब्रेलिक एसिड का नाम सुना होगा। गिब्रेलिक एसिड को हम जर्मिनेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जर्मिनेटिंग हार्मोन? इस वजह से बोलते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म सॉल्यूट्स है, इसको ये मोबिलाइज करता है और जिसकी वजह से प्लांट अपटेक करेगा और ग्रो करेगा। इसीलिए हम गिब्रेलिक एसिड को जर्मिनेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी सिग्नलिंग देखी जाए तो गिब्रेलिक एसिड का सिंथेसाइज हुआ एम्ब्रियो में। चलिए पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये एक एम्ब्रियो है, फाइन, ये स्क्लूटलम है, एम्ब्रियो है, ये कॉटलिडॉन है। कॉटलिडॉन और एम्ब्रियो के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे स्क्लूटलम। स्क्लूटलम एक अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन मतलब क्या? अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन मतलब कि जो भी चीज या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी प्रोटीन्स, जो भी एंजाइम्स एम्ब्रियो से स्क्लूटलम में जाएंगे वो कौन अब्जॉर्ब करेगा? एम्ब्रियो से कॉटलिडॉन में जाएंगे वो कौन अब्जॉर्ब करेगा? स्क्लूटलम अब्जॉर्ब करेगा, और वाया स्क्लूटलम ये ट्रांसफर होंगे, ठीक है। जो भी चीज एम्ब्रियो से कॉटलिडॉन में जानी है वो भी स्क्लूटलम के थ्रू होते हुए जाएगी, और जो भी एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं या फिर जो फूड मटेरियल है जो कॉटलिडॉन से एम्ब्रियो में जाएंगे वो भी वाया किसके थ्रू जाएंगे? स्क्लूटलम के थ्रू जाएंगे। तो स्क्लूटलम इज एन अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन। ये है कॉटलिडॉन जिसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल है, और ये है एम्ब्रियो। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि गिब्रेलिक एसिड कहाँ बनता है, ठीक है। स्क्लूटलम में बनता है, कॉटलिडॉन में बनता है, या एम्ब्रियो में बनता है, ठीक है। गिब्रेलिक एसिड कहाँ बनता है? एम्ब्रियो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। कौन से फेज में होता है? सेकेंड फेज में। जब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब रीइनिशिएट होती हैं उस दौरान गिब्रेलिक एसिड का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब गिब्रेलिक एसिड सिंथेसाइज हो गया, गिब्रेलिक एसिड वाया स्क्लूटलम किसके अंदर आ चुका है? कॉटलिडॉन के अंदर आ गया। अब कॉटलिडॉन की आउटर मोस्ट लेयर होती है एल्यूरोन लेयर। व्हाट इज एल्यूरोन लेयर? कॉटिलोडॉन की आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है। एल्यूरोन लेयर बोलते हैं इसको। अब एल्यूरोन लेयर के अंदर एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ठीक है। एक एंजाइम बनता है इस एल्यूरोन लेयर के अंदर, और उस एंजाइम का नाम है अल्फा अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसका? स्टार्च का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का किसके अंदर? सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है कौन? अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो एल्यूरोन लेयर के अंदर अल्फा अमाइलेज बन रहा है। अब ये अल्फा अमाइलेज की सिग्नलिंग भी होती है, ये हम फाइटोहॉर्मोन्स में देखेंगे। ये गिब्रेलिक एसिड का जो सिग्नलिंग है हम उसके अंदर देखेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि एल्यूरोन लेयर के अंदर क्या सिंथेसाइज हुआ है? अल्फा अमाइलेज बन चुका है, ठीक है। अब ये अल्फा अमाइलेज एल्यूरोन लेयर के थ्रू किसके अंदर आएगा? कॉटिलिडॉन के अंदर आएगा। अब कॉटिलिडॉन के अंदर स्टार्ची एंडोस्पर्म है, ये स्टार्ची एंडोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्ची एंडोस्पर्म। अब ये स्टार्ची एंडोस्पर्म ब्रेक होता है सिंपलर
कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि क्या है, प्लांट्स इजीली अब्जॉर्ब कर सके और अपना एटीपी जनरेट कर सके और फर्दर इसके ग्रोथ में हेल्प करे। ठीक है, तो गिबरेलिक एसिड किस में सिंथेसाइज हुआ है, एम्ब्रियो के अंदर, वाया स्लूटलम टू कॉटिलिडॉन एंड टू एलिरॉन लेयर। अब कहाँ से आएगा ये, एम्ब्रियो से आएगा स्लूटलम, स्लूटलम से आएगा कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन से जाएगा एलिरॉन लेयर के अंदर। नाउ एलिरॉन लेयर क्या सिक्रीट करता है, अल्फा अमाइलेज सिक्रीट करता है। ये अल्फा अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर एंड यूजेबल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये जो अमाइलेज है ये ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स विच इज अपटेकन बाय द एम्ब्रियो। और ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, यूजेबल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कौन अपटेक करेगा, एम्ब्रियो अपटेक करेगा एंड फर्दर इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो समझ आ गया ये सारी चीज़ें कि डोमेंसी क्या थी, जर्मिनेशन क्या था। जर्मिनेशन में हमने सिग्नलिंग पढ़ ली, गिबरेलिक एसिड एलिरॉन लेयर में कौन सी सिग्नलिंग चलेगी। ऑल्सो हाँ, ये जो सिग्नलिंग चल रही थी अल्फा अमाइलेज के सिक्रीशन की, ये कहाँ चल रही थी, एलिरॉन लेयर के अंदर चल रही थी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेंसी एंड जर्मिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।